ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीकर से एक बड़ी खबर मिल रही है। यहां मर्डर की वारदात सामने आई है। एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। सीकर में महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। थोई थाना इलाके में यह वारदात सामने आई है। महिला का शव पहाड़ियों में मिला। प्रीतमपुरी इलाके में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी संदीप हुड्डा से। संदीप, क्या जानकारी है? जो के पास के करीब। संदीप, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, तकनीकी खामी है शायद। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कटकर आ रही है संदीप मेरे पास। बहरहाल ये बड़ी खबर सीकर से आपको बता रहे हैं। महिला का मर्डर हुआ है। धौलपुर से बड़ी खबर मिल रही है। धौलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिर 4 बाल अपचारी भाग गए। जालियां काटकर ये बाल अपचारी भागे। धौलपुर में बाल संप्रेषण गृह से ये बाल अपचारी भागने में सफल रहे, लेकिन एक साथ 4 बाल अपचारी भागे। ऐसे में गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पॉक्सो और आर्म्स एक्ट में ये चारों बाल अपचारी पकड़े गए थे। संप्रेषण गृह के अंदर लगी जालियों को तोड़कर ये चारों भाग निकले। सदर थाना पुलिस को इस संबंध में सूचना दे दी गई है। पुलिस इन्हें तलाश रही है। बाल संप्रेषण गृह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है, यह साफ हो चला है, क्योंकि 1-2 की संख्या में नहीं, 4 की संख्या में बाल अपचारी भागने में सफल रहे। जालियों को काटकर वो रफूचक्कर हो गए। और देखिए, ये कोई पहला मामला भी नहीं है, पहले भी ऐसी घटनाएं यहां हो चुकी हैं। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी हरिवीर। हरिवीर, क्या जानकारी है? जी स्वप्निल, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला है जो बाल संप्रेषण गृह का है, जहां पर आज रात को 4 बाल अपचारी थे जो बंद थे, जो विभिन्न थानों में जो अलग अलग मामले थे, पॉस्को और आर्म्स में जो बंद थे, वो आज रात को जो जालियां जो संप्रेषण गृह की जालियां थी उनको काट करके ये फरार हो गए हैं। जो पहले भी कई जो बाल अपचारी जो बंद थे वो भी 1-2 बार फरार हो गए हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। बाल संप्रेषण गृह का सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है? क्या वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? वहां पर गार्ड भी तो रहता ही होगा। किसी को पता भी नहीं चला, भनक तक नहीं लगी? जी बिल्कुल, गार्ड तो रहता है लेकिन किसी को पता नहीं चली है। और पहले भी ऐसे मामले आ चुके हैं। कुछ दिन पूर्व एक मामला आया था, जो एक युवक था, वो जो कट्टा लेकर के जो ऑफिस में पहुंच जाता है और जो अधिकारी था उस पर कट्टा तान देता है और फायर भी कर देता है। तो जो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो वहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। और इस पूरे मामले की सदर थाना पुलिस को जानकारी दे दी है। पुलिस से जो 4 बाल अपचारी जो भागे हैं उनकी तलाश कर रही है। जी, किन किन मामलों में इन्हें यहाँ पर रखा गया था? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2, करीब कितने बजे के आसपास ये घटनाक्रम हुआ? जी, मैं बिल्कुल ये बता दूं कि ये जो चारों बाल अपचारी थे जो विभिन्न थानों में इनके जो मुकदमे जो दर्ज थे, इनमें ये कुछ तो जो पॉस्को में बंद थे और जो कुछ हैं वो आर्म्स में जो प्रवेशित थे। और ये करीब रात की घटना बताई जा रही है। 2-3 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जब ये चारों बाल अपचारी हैं जो बाल संप्रेषण गृह से जो जालियां हैं वो जालियों को काट करके फरार हो गए। और पूरी घटना पर ये पुलिस उनको तलाश कर रही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। सीआरपीएफ के जवान नरेश जाट सुसाइड केस, ये मामला तूल पकड़ रहा है। जवान के परिजन 7 सूत्री मांगों को लेकर शव उठाने से इनकार कर रहे हैं। वहीं आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आंदोलन के मूड में। सीआरपीएफ जवान नरेश जाट की आत्महत्या मामले में परिजनों के शव उठाने से इनकार के बाद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बात की और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही। हनुमान बेनीवाल ने सीधे शब्दों में कहा कि विभाग के डीआईजी आईजी ने जवान की बात अनसुनी की, जिसका नतीजा उसकी मौत के रूप में सामने आया। हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को लोकसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान उठाने की बात कही। इधर मोर्चरी के बाहर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर परिजनों का धरना जारी है। और अब देखिए, पिछले साल आत्महत्या करने वाले सीआरपीएफ एसआई विकास कुमार की पत्नी कविता देवी भी धरने में शामिल हो चुकी हैं। वो भी अपने पति की मौत का इंसाफ मांगने चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के गांव घनाऊ से
जोधपुर पहुंची हैं। पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कैसे हो, क्योंकि ये मामला सीआरपीएफ के अंदर का आ गया और दर्ज हुआ है स्टेट पुलिस कमिश्नरेट में, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत नहीं आए, इसके लिए भी हम रातों कोशिश करें पूरे मामले की इंक्वायरी और तीनों मामले उसके अंदर शामिल हो जाए। आखिर ये आत्महत्या कारण क्या रहे, बार बार आत्महत्याएं क्यों हो रही, कौन सा तनाव था, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है, घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको लेकर लंबी चर्चा फोर्स के जवानों को लेकर अभी दोनों आईजी के साथ मेरी चर्चा हुई थी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से भी दूरभाष में मेरी लंबी बात हुई थी। दिल्ली में 1-2 आला नेताओं से और भी बात हुई है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जिन मांगों को लेके परिजन अस्पताल महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर बैठे, जिनमें मैं भी शामिल हुआ, आरएलपी की पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है, हम सब चाह रहे हैं कि परिजनों की तमाम मांगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, बात करें तो जो वहां पर धरना चल रहा था, लगातार जो धरना चल रहा है, उसके पिताजी वहां बैठे हैं और साथ ही जो एक कविता देवी है जो पूर्व में जिस एसआई ने जो फांसी लगा के आत्महत्या की थी, वो भी इस धरने में सम्मिलित कल हो चुकी थी और लगातार हनुमान बेनीवाल से वार्ता का दौर जारी है। और ये जो धरना है कहीं ना कहीं एक बड़े आंदोलन के रूप में जो है रूपरेखा बनती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल इसे एक बड़ा आंदोलन बनाने के मूड में नजर आ रहे हैं। लगातार जो है जिस प्रकार से उनकी मांगे हैं पूरी नहीं होने तक जो शव नहीं उठाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो कविता देवी के पति जिन्होंने गत दिसंबर में जो आत्महत्या की थी, उनको लेकर जो एक एफआईआर दर्ज कराने की बात जो कर रहे हैं, लगातार जो कहीं ना कहीं ये एक जोधपुर में बड़ा आंदोलन की ओर रुख ले रहा है ये विरोध। जी चलिए, शुक्रिया। श्रीगंगानगर में किसानों का धरना जारी है। तीसरे दिन भी किसान धरने पर बैठे हैं। देखिए, दूसरी रात में भी किसान धरने पर डटे रहे। नहर की मरम्मत के लिए ये किसान धरने पर है। आज से 5 किसान भूख हड़ताल शुरू करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रीगंगानगर से किसानों का धरना जारी है। देखिए, पहले दिन जब धरने पर बैठे थे उन्हें उम्मीद थी कि उनकी मांग सुन ली जाएगी, लेकिन जब शाम तक शुभ संकेत नहीं मिले तो उन्होंने रात्रि पड़ाव डाला। अगले दिन भी ये धरना जारी रहा। फिर रात में इन्हें पड़ाव डालना पड़ा और अब इस सुबह भी उनका धरना जारी है। लेकिन जब उन्हें अच्छी खबर नहीं मिल रही है, ऐसे में उन्होंने ये डिसाइड किया है, ये निर्णय लिया है कि अब 5 किसान भूख हड़ताल शुरू करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अशोक से। अशोक, सारे अपडेट्स बताएं। देखिए स्वप्निल जी, आज किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों के धरने का तीसरा दिन है। परसों सुबह 10 बजे धरना शुरू हुआ था और उसके बाद में बीती जो 2 रातें हैं उसमें भी किसान अपने धरना स्थल से अड़े नहीं। दर्जनों किसान रात को भी धरना स्थल पर ही बने रहे और रात के विजुअल जिस तरह से श्रीगंगानगर के दर्शक देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं। और आज ही जिस तरह से किसानों ने 5 किसान भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं, इन 5 किसानों के द्वारा ही भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। किसानों का कहना है कि जब तक नहरी प्रशासन विभाग के द्वारा 34 एलएनपी नहर के 5 नंबर मोगे का जो फ्लोर लेवल है, नहर का जो बेड लेवल है, उसको रिपेयर नहीं किया जाता, तब तक ये धरना अनवरत रूप से जारी रहेगा। किसान संघर्ष समिति के किसानों का कहना है कि आज तो केवल 5 किसानों के द्वारा ही आमरण अनशन शुरू किया गया है, लेकिन यदि जल्द ही इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हर रोज 5 अतिरिक्त किसान आमरण अनशन में शामिल होंगे और इस तरह से किसानों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। पूरा मसला स्वप्निल जी ये नहर के फ्लोर लेवल को लेकर है। किसानों का कहना है कि पिछले 1.5 साल से वो इस फ्लोर लेवल को सही कराने की मांग को लेकर प्रशासन, सिंचाई विभाग, यहाँ तक कि सिंचाई मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय तक चक्कर लगा चुके हैं। मालवीय साहब के आदेश के बावजूद नहरी प्रशासन विभाग काम नहीं कर रहा है और मजबूरन उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। जी नहीं तो क्या प्रशासन के साथ बातचीत क्यों नहीं सफल हो पा रही है? कहां पर पेच फंस रहा है? क्या आज भी बातचीत के दौर चलेंगे? देखिए, जब धरने का पहला दिन था, पहले दिन जरूर सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, किसानों से समझाइश की, किसानों को ये कहकर
धरने से उठाने का प्रयास किया गया कि आपको अतिरिक्त पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिन किसानों में यानी 5 नंबर माइनर में जिन किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है उन्हें अतिरिक्त पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन किसानों का कहना है कि चूंकि नहर का जो फ्लोर का जो लेवल है वो इतना हाई है कि उस तक पानी पहुंच ही नहीं पाता है किसानों तक, तो फिर इस समस्या से कैसे निजात मिल पाएगी। तो किसानों की एक ही मांग है कि जब तक इस नहर को पूरी तरह से उखाड़ कर इसके फ्लोर लेवल को अन्य नहरों के लेवल में नहीं किया जाता तब तक वो धरना जारी रखेंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए वो 5 किसान जो आज से आंदोलन को अगले चरण में ले जा रहे हैं, जो भूख हड़ताल पर बैठेंगे, उनकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अन्य किसान भी उनका साथ देने के लिए वहां पर लगातार डटे हुए हैं। उनकी तरफ से धरना जारी रहेगा, लेकिन ये 5 किसान आज से भूख हड़ताल पर बैठ गए। देखिए, एक हत्या की वारदात सामने आने के बाद बंद भीलवाड़ा में चल रहा है। मंगरोप कस्बा बंद रखा गया है। भीलवाड़ा में मंगलवार रात को एक हत्या हुई थी, जिसके बाद मंगरोप कस्बा आज बंद है। व्यापारियों और ग्रामवासियों ने थाने पर पहुंचकर प्रदर्शन भी किया और जो आरोपी है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राहुल कौशिक से। राहुल, क्या जानकारी है? जी, ये भिलवाड़ा क्षेत्र के मंगरूप थाने का मामला है। किराना व्यापारी संजय सोमानी, जिसकी कल रात हत्या कर दी गई थी चाकू घोंप के, उसके विरोध में आज मंगरूप क्षेत्रवासी और व्यापारी संगठनों ने मंगरूप बंद का आह्वान किया और थाने पहुंचकर थाने का घेराव किया और पुलिस वालों से वार्ता करके उनको चेतावनी दी, अगर जल्द से जल्द मुजरिमों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। तो बातचीत चल रही है क्या? पुलिस उनको कोई आश्वासन देकर शांत नहीं कर पा रही? पुलिस उनसे बातचीत कर रही है, उनसे समझाइश की जा रही है कि हम कार्रवाई में लगे हुए हैं, हम जांच में जुटे हुए हैं। पर वहीं देखा जाए, जो ग्रामवासी है, जो व्यापारी हैं, उन्होंने पुलिस को फिर चेताया है कि अगर आपने जल्द से कार्रवाई नहीं की तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और मंगरोप कस्बा बंद ही रहेगा। अच्छा, इसका मतलब है कि ये ऐसा बंद नहीं है कि 12 बजे तक या 1 बजे तक के लिए कॉल किया गया, ये दिन भर का भी हो सकता है। कहीं ना कहीं व्यापारियों में और ग्रामवासियों में बहुत नाराजगी है। वो पूरी नाराजगी जाके उन्होंने पुलिस वालों के सामने जाहिर की है। तो हो सकता है अगर जल्द से कार्रवाई नहीं हुई तो ये उग्र आंदोलन भी कर सकता है। चलिए, शुक्रिया। और देखिए, एक और बड़ी खबर मिल रही है पाली से। मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया। 48 मेडिकोज सस्पेंड किए गए। पाली मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया था, जिसमें 48 मेडिकोज को सस्पेंड किया गया। 21 दिनों के लिए इन्हें सस्पेंड किया गया है। दरअसल एक फ्रेशर्स पार्टी हुई थी और फ्रेशर्स पार्टी में नहीं बुलाने पर जूनियर्स को पीटा गया था। इस मामले में कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई की है। पाली मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का ये पहला मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाली से रैगिंग की खबर है और रैगिंग की खबर को मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने सही माना है और इसीलिए 48 मेडिको सस्पेंड किए गए हैं। दरअसल फ्रेशर्स पार्टी में नहीं बुलाया था और इससे नाराज होकर जूनियर्स को रैगिंग का शिकार बनाया गया, उन्हें जमकर पीटा गया। 48 मेडिकोस को 21 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है। एसएमएस अस्पताल में बन रही नई आईपीडी टावर के रास्ते की जमीन के लिए महाराजा कॉलेज की जमीन अवाप्ति का विरोध चल रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सभी छात्र नेताओं और संगठनों ने एकजुट होकर महाराजा कॉलेज की जमीन अवाप्ति का पुरजोर विरोध किया। छात्र नेताओं का कहना है, महाराजा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सुविधा बढ़ाने के बजाय यहां की जमीन अवाप्त की जा रही है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयपुर के
महाराजा कॉलेज की जमीन के अधिग्रहण का मामला अब लगातार गर्माता जा रहा है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और जेडीए के तमाम अधिकारियों के दौरे के बाद में छात्रों में खासा गुस्सा है। ये तमाम छात्र जो है सरकार से जमीन अधिग्रहण को तुरंत रोकने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों की डिमांड है कि पुरजोर तरीके से 1 इंच भी जमीन नहीं देने की। ये तमाम लोग महाराजा कॉलेज को बचाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में ये युवा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये लोग क्या कहना चाहते हैं, किस बात का विरोध है आप लोगों का? सरकार तो सारे जनता के लिए बना रही है रास्ता। सर, जनता के लिए जो जगह ली जा रही है, रोड की जो बात आ रही है, वो रोड कहीं और किधर से भी निकल सकती है। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हो, जो हॉस्टल की जो जगह है, वो हॉस्टल की जगह एक हेरिटेज जगह है, एक पहले से काफी पुरानी जगह है। आप किस हिसाब से इसको आप अधिग्रहण कर रहे हो? आप उसके एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए आप जगह वहां से अधिग्रहण करो। एसएमएस का खुद का ग्राउंड इतना बड़ा है, वहां करे ना। वो ये 10,000 स्क्वायर मीटर जो हमारी महाराजा कॉलेज की ज़मीन ली जा रही है, ऐसे 4 बार विश्वविद्यालय में कई बार ऐसा हो चुका है। विश्वविद्यालय को इसके बदले में कोई सुविधा नहीं दी गई और विश्वविद्यालय से फैसिलिटी अदर उपयोग में ली जा रही है, तो विश्वविद्यालय को बदले में उसकी जगह कुछ दिया जाना चाहिए। ऐसा बच्चों के साथ यहाँ विश्वविद्यालय के साथ कई बार सरकार ऐसा कर चुकी है। उसके खिलाफ में हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय और एजुकेशन के खिलाफ ये चीज़ें नहीं की जाएंगी। सरकार के खिलाफ जो है ये छात्र आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यही वो युवा छात्र हैं जो वोटिंग के दिन जो है अपने मतदान का उपयोग करके सरकार किसको सत्ता में लाते हैं। लेकिन ये लोग शिक्षा को सेव महाराजा, सेव एजुकेशन नाम का नारा देकर के ये लोग महाराजा कॉलेज की जो ज़मीन है उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सालों पुराना ये जो कॉलेज है, जहाँ पर लगातार छात्रों की संख्या जयपुर में बढ़ती जा रही है, आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में शिक्षा के संसाधनों को बढ़ाने की बजाय उसे घटाने को लेकर के ये छात्र जो है एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और जमीन अधिग्रहण का विरोध भी तेज हुआ है। महाराजा कॉलेज की जमीन लेने का विरोध चल रहा है। जयपुर में महाराजा कॉलेज की जमीन अधिग्रहण का विरोध तेज होता जा रहा है। छात्र एकजुट हो रहे हैं। महाराजा कॉलेज के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ता और छात्र प्रदर्शन करेंगे। इधर एनएसयूआई भी आंदोलन पर उतरी है। एनएसयूआई के छात्र कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गए। तो अब एक तरह से कहा जाए तो एक स्वर में एक ही मांग उठाई जा रही है। मतभेद वाले जो धड़े हैं वो भी साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि आंदोलन स्थल अलग अलग रखा गया है, लेकिन मुद्दा दोनों ही उठा रहे हैं। एबीवीपी छात्रों के साथ प्रदर्शन करेगी, वहीं एनएसयूआई धरना दे रही है। लाइव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जयपुर पहुंच चुकी हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। देखिए, इंतजार किया जा रहा था द्रौपदी मुर्मू के पहुंचने का, और द्रौपदी मुर्मू जयपुर पहुंच चुकी है। कुछ ही पलों में एयरपोर्ट से बाहर आएंगी और उसके बाद एक रोड शो उनको करना है। अब ये हाँ फ्रेम हिलाओ मत। सहयोगी लवली वधवा कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि क्या कुछ हलचलें वहां पर है। लेकिन अगर आप तस्वीरें ध्यान से देख रहे हैं तो आपको इसमें बीजेपी के दिग्गज चेहरे भी नजर आने लगेंगे, जो कि द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए, अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए। इस वक्त आप देख सकते हैं आपको पूर्व सीएम वसुंधरा राजे नहीं तस्वीरों में नजर आ रही है। सहयोगी लवली हमारे साथ है। लवली, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? क्या हालचाल है? जो राष्ट्रपति पद पे एनडीए की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका राजस्थान के जो नेता प्रतिपक्ष और राजस्थान के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उनकी अगुवाई में उनका स्वागत जो है वो कर दिया गया है। और अब ये काफिला जो है यहाँ से कुछ ही देर के अंदर ये तमाम जो नेता है ये द्रौपदी मुर्मू को लेकर के रवाना होने वाले हैं होटल क्लास आमिर के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, साथ में जो केंद्र के जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो उनके साथ में मौजूद है। एनडीए घटक दल के जो और जो पदाधिकारी हैं जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं वो भी इनके साथ में यहाँ पर पहुंचे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर मौसम खराब बताया जा रहा था, जिसकी वजह से आने में देरी हुई और अब फाइनली वो जयपुर पहुंच चुकी है। उनके साथ में आप गजेंद्र सिंह शेखावत को देख पा रहे हैं, साथ में उनके अर्जुन राम मेघवाल है, उनको आप देख पा रहे हैं। ये तमाम नेताओं ने जो है, जो शीर्ष नेता हैं, उन्होंने स्वागत किया है और स्वागत के बाद में जो है वो वहां से रवाना हो रही हैं। और बड़ी बात यह है कि जयपुर से जो है, जयपुर के अंदर जो राजस्थान का आदिवासी इलाका है वहां के तमाम विधायक जो है उनके पहुंचने का कमोबेश सिलसिला जो है वो भी शुरू हो गया है।
और बहुत बेहतर बात यह है कि यहाँ पर जो है तमाम जो नेता है, शीर्ष नेता बीजेपी के लीडर्स हैं, तो स्वागत सत्कार के लिए जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और स्वागत सत्कार की राजस्थानी परंपरा का जो अंदाज है वो होटल के बाहर जो है वो देखने को मिलेगा। और होटल के बाहर आदिवासी संस्कृति के साथ में पूरे जो मार्ग है वहां पर आदिवासी संस्कृति के साथ में जो है उनका स्वागत सत्कार जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। और मैडम में काफी जोश जो है वो नजर आ रहा है। एक सामान्य परिवार से आने वाली महिला जो है उन्हें मौका मिला है राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने का और एनडीए की उम्मीदवार के तौर पर वो यहाँ पर उभरी है। और आने वाले दिनों में राजस्थान के बाद वो अन्य राज्यों के अंदर जनसंपर्क कर रही है। विधायकों से, सांसदों से उनका जनसंपर्क जो है वो लगातार जारी है। और ये काफिला आपको नजर आएगा रवाना होते हुए कि जो नेता जो है तमाम वो स्वागत। आप बोलते जारी रखिए लवली, लेकिन इस बात को भी शुमार करें कि द्रौपदी मुर्मू के साथ उनकी कार में और किस दिग्गज चेहरे को जगह मिली है? भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उनके साथ में जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन दोनों को स्थान मिला है। और दोनों जो है वो रवाना होते हुए आपको नजर आ रहे हैं कार के अंदर। और ये 3 लोगों का जो काफिला है वो यहाँ से नजर आ रहा है। और ये काफिले के अंदर बाकी के जो विमान है, सीआरपीएफ की सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर दी गई है। और तमाम जो आप देख सकते हैं पूरा काफिला जो है वो होटल के लिए रवाना हो गया है। और तमाम लोग जो है वो आपको रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम विधायक, सांसद, सभी लोगों को बुलाया गया होटल प्लाजा में। सभी लोग एकजुट होकर के स्वागत करेंगे अपने उस नेता का जिसे राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया एनडीए ने। ऐसी नेता का जो राजस्थान से ताल्लुक नहीं रखती है लेकिन राजस्थान के आदिवासियों को दिल में वो रखती है, आदिवासी चाहते हैं उनका स्वागत करना। उनके साथ में जो केंद्रीय मंत्री हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री, वो उनके साथ में जयपुर पहुंची है। और ये तमाम लीडर सोनिया गुजर से लेकर के तमाम लीडर जो है उन्होंने इनका स्वागत किया है। और ये तमाम लोग जो है वो आपको काफिला जो है ये रवाना होते हुए आपको नजर आ रहा है जयपुर की सड़क पर। एयरपोर्ट से काफिला जो है सीधे होटल प्लाजा आमिर के लिए रवाना हुआ और कुछ ही देर के अंदर जो है ये काफिला जो है होटल प्लाजा आमिर पहुंचेगा। उससे पहले रास्ते में जो है राजस्थानी ठाट बाट और परंपरा से जो है वो स्वागत सत्कार जो है वो किया जाएगा। तमाम बीजेपी के नेताओं के अंदर खासा जोश जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। राजस्थान के तमाम विधायकों को बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं या जिनका मन जो है द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने के लिए, ऐसे लोगों को जो है वो बुलाया गया है। आम जो राय है वो बनाई जाएगी आज राजस्थान की ओर से। और ये बताया जाएगा द्रौपदी मुर्मू को कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उन्हें अपना समर्थन दे रही है उस आदिवासी लीडर को जिसे देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बिठाने की कोशिश जो है वो एयरपोर्ट पर खासी सुरक्षा व्यवस्था। ठीक है लवली, आप निगाह बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।